हर युद्ध के दो अहम पहलू होते हैं। पहला अटैक यानी आक्रमण, दूसरा डिफेंस यानी बचाव। भारत की थल सेना हो या वायु सेना हो, दुश्मन के घर में घुसकर उसको नेस्तनाबूद करने की हमारी क्षमता दुनिया ने देखी और दुश्मन की ओर से होते आक्रमण को हवा में ही राख करने की ताकत ऑपरेशन सिंदूर में सबने देखा। ये भारत का एयर डिफेंस सिस्टम ही था जिसने पाकिस्तान की दिल्ली को निशाना बनाकर भेजी गई मिसाइल को सिरसा में मार गिराया था। तो भारत के वायु रक्षा प्रणाली की ही खूबी है कि ड्रोन से लेकर मिसाइल तक जिस भी चीज से पाकिस्तान ने हमला करने की कोशिश की, उसे हवा में ही नष्ट कर दिया गया। भारत के जिस एयर डिफेंस सिस्टम की तारीफ हर तरफ हो रही है, उसमें डीआरडीओ द्वारा बनाए गए आकाश और अन्य राडार सिस्टम की जबरदस्त भूमिका रही है। कई स्थानों पर हमारे नागरिक दुश्मन के ड्रोन आते देख भाग नहीं रहे थे, बल्कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम के हाथों उनको मार गिराने की वीडियो बना रहे थे। अब ड्रोन देखकर लोग भागने लगते हैं, लेकिन हमारे भारत के नागरिक वीडियो बना रहे हैं। भारत का एयर डिफेंस कई लेयर में काम करता है। लॉन्ग रेंज इंटरसेप्शन यानी लंबी दूरी के लिए, इंटरमीडिएट इंटरसेप्शन यानी मध्यम दूरी के लिए, शॉर्ट रेंज इंटरसेप्शन यानी छोटी दूरी के लिए और वेरी शॉर्ट रेंज इंटरसेप्शन यानी बहुत ही कम दूरी के लिए। भारत ने रूस और इजराइल से कई ऐसी सुरक्षा प्रणालियों को अर्जित किया है जो हमारी वायु सीमा को अभेद बनाते हैं। साथ ही भारत में विकसित प्रणालियां भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बेहद कामयाब रही। यहां तक कि अब दुनिया के कई देश आकाश जैसी प्रणाली को हासिल करना चाहते हैं। साथ ही भारत ने इंटीग्रेटेड एरियल कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम यानी IACCS के जरिए एक ऐसी व्यवस्था रखी है जो अलग अलग वायु रक्षा प्रणालियों का तालमेल निर्धारित करती है। युद्ध में खतरा केवल दुश्मन देश के सैनिकों से नहीं होता, मौसम भी अपने आप में सैनिकों के लिए बड़ा दुश्मन है। लेकिन ये भारतीय सैनिक हैं जिस्म पर देश रक्षा के फर्ज की वर्दी पहने ये डटे रहते हैं और इसीलिए लंबे समय तक संघर्ष में ये बिना थके मोर्चा संभालते हैं। गलवान के संघर्ष के बाद चीन को यह बात अच्छी तरह समझ आ गई थी। चाहे सियाचिन की -30 की ऊंचाइयां हो, चाहे सर क्रीक का दलदली क्षेत्र हो, चाहे राजस्थान की 50 डिग्री की लू वाली गर्मी हो, चाहे पूर्वोत्तर के खतरनाक जंगल हो, मौसम कितना भी कठोर हो, सूरज की बेतहाशा तपिश हो या हड्डियां गलाती ठंड, हिंदुस्तान के ये बहादुर तैनात रहते हैं देश के लिए। देखिए और समझिए क्यों हमारी सेना दुनिया की बेहतरीन सेनाओं में से एक है। भारतीय सेना हिमालय की ऊंची चोटियों और सियाचिन जैसे ग्लेशियरों में वर्षों से तैनात है। ऑक्सीजन की कमी में सेना तैनात है ताकि देशवासी सांस ले सकें। हरवद पोस्ट पर जो है ग्लेशियर में वहाँ पे कई प्रकार के इन्वायरमेंट और टेरेन संबंधी समस्याएं आती हैं, जैसे हेल्थ और टेरेन और क्लाइमेट। वहाँ पे जो -60 डिग्री और अधिक ऊंचाई होने की वजह से ऑक्सीजन लेवल जो है बहुत कम हो जाता है। तो यहाँ पर ठंड में -60 तक जाता है। -60 डिग्री तक पोस्ट पर पहुँच जाता है टेम्परेचर। उसकी वजह से ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो जाता है
जिससे हमें वहाँ पर सांस लेने में और मोबिलिटी करने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। रॉक क्राफ्ट, आइस क्राफ्ट और स्नो क्राफ्ट और अवलांच रेस्क्यू जैसी ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद अच्छे कपड़े और माउंटेन इक्विपमेंट से हर सैनिक सुसज्जित होता है। उसी के बाद फाइनली ट्रूप्स को पोस्ट के ऊपर इंडेक्ट किया जाता है। ऑपरेशन मेघदूत की शुरुआत 13 अप्रैल 1984 को हुई। उसके आने वाले सालों में जवानों को ग्लेशियर में तैनाती से पहले स्पेशल ट्रेनिंग देने का ज़रूरत महसूस किया गया, जिसमें मुख्य तौर पर अवलांच रेस्क्यू ड्रिल, करवैस रेस्क्यू ड्रिल, आइस क्राफ्ट तथा रॉक क्राफ्ट में ट्रेनिंग देना मकसद था। जहाँ पर कोई नहीं जा सकता है वहाँ पर क्रीक क्रोकोडाइल कमांडोज आसानी से पहुँच जाते हैं। हमारी जो सीमा प्रहरी है उनका जज्बा है जो इन सब चैलेंजेस से हमें बाहर निकालता है। एक दुर्गम इलाका है और क्रीक में यहाँ पर कदम कदम पर चुनौतियाँ हैं। दलदली इलाकों में भारतीय सुरक्षा बल लगातार निगरानी बनाए रखते हैं। जहां उमस इतनी ज्यादा होती है कि पानी की कमी से मौत हो सकती है, वहां भारत के वीर लगातार अपनी जान की परवाह किए बगैर अपनी ड्यूटी निभाते हैं। देखिए बीएसएफ के इन जवानों को। चाहे दलदल हो, चाहे कीचड़ हो, पानी हो, सूखा हो, तो हम लोग कर लेंगे। हमें कहीं भी क्या क्या चीजें लेकर चलते हैं? जैसे मैं रोप देख रही हूँ, जैसे कि हमारा पर्सनल हथियार, एमिनेशन, इक्विपमेंट जो भी होता है, रोप वगैरह, कमांडो रोप वगैरह होता है। फिर उसके साथ हमारा पर्सनल इक्विपमेंट में बाइनोकुलर वगैरह होता है, जैसे दूर तक देखने के लिए। और बाकी अपना पर्सनल हथियार। रोजाना आप लोग की ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी, ये सारी चीज़ें इसका ख्याल रखते हुए चलते हैं। जी मैम, बिल्कुल मैम। विदाउट ट्रेनिंग मैम ये करना थोड़ा टफ हो जाएगा और इसके लिए हमारी स्पेशल ट्रेनिंग भी चलती है मैम। तब जाकर मैम कमांडो कोर्स, एक क्रीक क्रोकोडाइल का एक्स्ट्रा कोर्स चलता है मैम। तो उसकी वजह से हमें प्रशिक्षण दिया जाता है, नदी नाले या इस तरह के क्रीक में चलने की अभ्यास की जाती है, तब जाके मैम पॉसिबल हो। रेगिस्तान की तपती रेत भी भारतीय सुरक्षा बलों को डिगा नहीं पाती। कल सुबह 0500 आवर्स तक दुश्मन के हाइडआउट पर हमला करके उसको बर्बाद करना है। क्या आप इस ऑपरेशन के लिए मेरे साथ हो? भारतीय सेना जंगल वॉरफेयर की भी एक्सपर्ट मानी जाती है। जम्मू कश्मीर के जंगलों से लेकर पूर्वोत्तर के जंगलों तक ऑपरेट करने में इन्हें महारत हासिल है। कोई भी हथियार कितना भी घातक और विश्वसनीय क्यों न कहा जाए, पर उसकी असली परख तभी होती है जब उसका इस्तेमाल किया जाता है एक असली परिस्थिति में। ऑपरेशन सिंदूर कई स्वदेशी हथियारों और सिस्टम्स का भी टेस्ट था, जिसमें वो सफल हुए। ऑपरेशन सिंदूर में सिर्फ भारतीय सुरक्षा बलों की ताकत ही नहीं दिखी, बल्कि इसने भारत की स्वदेशी ताकत का भी लोहा मनवाया। ऑपरेशन सिंदूर पर दुनिया भर की नजरें थी। जिस तरह भारत ने पाकिस्तान के हर हमले को नाकाम किया, उसमें स्वदेशी हथियारों की बड़ी भूमिका रही। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम्स ने तुर्की के ड्रोन और चीन की मिसाइलों को नाकाम किया। भारत ने पाकिस्तान के चीनी HQ-9 रडारों को भी फेल किया। आत्मनिर्भर भारत एक हमारा फोकस है, तो मेक इन इंडिया, अगर हमारे वेपन्स और इक्विपमेंट्स अगर मेक इन इंडिया होंगे तो हमारे को ज़्यादा एडवांटेज होगी। बिकॉज जैसे कि हम देख रहे हैं, आने वाले कन्फ्लिक्ट से आने वाले जो वॉरफेयर होगी, इट इज़ गोइंग टू बी स्विफ्ट, इट इज़ गोइंग टू बी इंटेंस, और भारी मात्रा में एम्युनिशन और इक्विपमेंट की और नई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी। तो जैसा कि हम देखते हैं कि हमारे दुश्मन को भी कई देश सपोर्ट करते हैं, तो उस चीज़ को ऑब्विएट करने के लिए हमें ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम अपनी खुद की टेक्नोलॉजी, हमारे खुद के इक्विपमेंट्स, एम्युनिशन, हम अपने आप पे निर्भर रहें, ताकि हमें किसी भी लड़ाई या ऑपरेशन के दौरान कभी भी हमें किसी पे डिपेंडेंट ना हो और हम लगातार
दुश्मन को उस तरह की हम हानि पहुंचा सकें। जितनी मेरी सर्विस हुई है उसमें मैंने ड्रास्टिक चेंजेस देखे हुए हैं जो इंडियन आर्मी में आए हैं, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ न्यू जनरेशन इक्विपमेंट। आज हमारे हर टुकड़ी के पास, और हर टुकड़ी में मैं बोल सकता हूँ कि हर बड़ी पैर के पास उसका खुद का एक नाइट सर्विलेंस डिवाइस है, जिससे अंधेरे में भी वो दिन की उजाले की तरह देख सकता है। नाइट सर्विलेंस में आज जो हमारे पास सबसे अच्छी साइट है वो मेड इन इंडिया साइट है। अच्छा। और वो वो बहुत हेल्प कर रही है हमें एरिया को डोमिनेट करने में और हमारे काम को आसान तरीके से कंप्लीट करने में। पिछले कुछ सालों में भारत ने रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बहुत काम किया है। स्वदेशी आकाश मिसाइल सिस्टम, D4 एंटी ड्रोन सिस्टम, स्वदेशी लॉइटरिंग म्यूनिशन, कामेकाजी ड्रोन, स्काई स्ट्राइकर और आकाश तीर की चर्चा चारों ओर है। ऐसा नहीं है कि भारत ने दूसरे देशों से हथियार खरीदने बंद कर दिए। भारत दूसरे देशों से भी खरीदता है और खुद भी विकसित करता है। रूसी S-400, भारत रूस ज्वाइंट वेंचर ब्रह्मोस और स्वदेशी आकाश तीर ने भारत का परचम लहरा दिया। सेवा परमो धर्म के सिद्धांत पर चलते हुए भारतीय सेना हर आपदा में नागरिकों की मदद को अपना कर्तव्य मानती है। भारतीय सेना केवल युद्ध भूमि पर ही नहीं बल्कि आपदाओं के समय मानवीय सहायता देने के लिए जानी जाती है। प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, भूकंप, भूस्खलन में सेना बड़ी भूमिका निभाती है। भारतीय सेना की क्विक रिएक्शन टीम्स किसी भी आपदा के समय तुरंत राहत और बचाव कार्य में जुट जाती है। बाढ़, भूस्खलन और भूकंप जैसी आपदाओं में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए सेना नावों, हेलीकॉप्टरों और रस्सियों की मदद से रेस्क्यू करती है। घायल और बीमार लोगों को प्राथमिक चिकित्सा, एम्बुलेंस सेवा और फील्ड हॉस्पिटल उपलब्ध कराती है। आपदा प्रभावित लोगों को दवाएं और आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराती है। जैसे वायनाड में हुआ था तो वहाँ भी हम अपना डॉग डिप्लॉय किए थे। अच्छा। जी, अभी जो गए हैं डॉग हमारे उसमें भी डिप्लॉय गए हैं। अच्छा। जी, और जैसे भूकंप जहाँ भी होता है वहाँ हमारा डॉग डिप्लॉय करते हैं। जहाँ मशीनरी काम नहीं कर पाता है जो हम ज़्यादा से ज़्यादा डॉग को डिप्लॉय करके एरिया कवर करते हैं। भारतीय सेना ने समय समय पर देश भर में आई कई बड़ी प्राकृतिक आपदाओं में नागरिकों की जान बचाने, राहत पहुंचाने और पुनर्वास में अहम भूमिका निभाई है। कैसा होगा भविष्य का युद्ध? कैसा होगा भविष्य का सैनिक? क्या जंगें पारंपरिक तरीके से होंगी या फिर साइबर वॉरफेयर, AI तरीकों से युद्ध भी लड़े जाएंगे? इन्हीं बातों का ख्याल रखते हुए भारतीय सेना भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए खुद को लगातार आधुनिक बना रही है। भारतीय सेनाओं की मजबूती का एक बड़ा कारण यह है कि हम भविष्य की तैयारी करते हैं। भारतीय सेना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर वॉरफेयर और आधुनिक संचार प्रणाली जैसे अत्याधुनिक तकनीकों को तेजी से अपना रही है। थिएटर कमांड्स की स्थापना, नई रणनीतियों और प्रशिक्षण पर जोर, भविष्य के हाइब्रिड युद्ध की तैयारी, इसमें सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों शामिल हैं। टैक्टिक्स और एयर नेविगेशन के लिए जो ये सिम्युलेटर है यहाँ पर 2020 में शुरुआत इसकी हुई और हम आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि दरअसल इससे किस तरीके से चीज़ें बेहतर होती हैं और सरल होती जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। इसे हम समझ लेते हैं सर, एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे बताया जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये ट्रेनिंग VR ट्रेनिंग मॉड्यूल पे ट्रेनिंग कर रहा है। ये इन हाउस डिज़ाइन किया गया है डॉर्नियर एयरक्राफ्ट के एक्सटर्नल्स एवं एंटीना लेआउट के बारे में सीखने के लिए। ये एक ट्रेनी स्टेशन है, इस पे ट्रेनी रूट नेविगेशन बाय डे कर रहे हैं। ये फ्लाइट ट्रेनिंग डिवाइस CRM ट्रेनिंग यानी क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट ट्रेनिंग ट्रेनीज को इम्पार्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक एग्जैक्ट डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट का कॉकपिट लेआउट है। इसके सारे इक्विपमेंट और स्विचेस एज पर एयरक्राफ्ट इसमें फिटेड हैं। सो सारे ट्रेनीज एयरक्राफ्ट पे फ्लाई करने से पहले इस FTD डिवाइस पे एयरक्राफ्ट के सारे सिस्टम्स और उनके रिस्पेक्टिव स्विच के पोजीशंस जो इन केस ऑफ इमरजेंसी बहुत वाइटल होते हैं उसके बारे में इस प्लेटफॉर्म पे सीखते हैं। सिम्युलेटर क्या आसान कर देता है, समय कम लगता है? वाई सिम्युलेटर और असली उसमें क्यों? इसका फ़ायदा ये है कि सिम्युलेटर 24 घंटे चलाया जा सकता है। जो वीक ट्रेनीज हैं दे कैन लर्न एज मच एज दे वांट एंड इट
saves government the valuable money which is being spent on fuel. तीनों सेनाएं न केवल वर्तमान के खतरों के लिए तैयार हैं, बल्कि भविष्य की जटिल चुनौतियों को भी सामने रखकर खुद को एक आधुनिक, तेज और तकनीकी रूप से सक्षम बल के रूप में बदल रही है। रूस यूक्रेन युद्ध 3 साल से चल रहा है। इजराइल लगभग 2 साल से युद्ध में उलझा है। यानी इतना समझ लीजिए कि युद्ध शुरू करना आसान है, पर रोकना बहुत मुश्किल। क्योंकि जब युद्ध होता है तो असर केवल सेनाओं पर नहीं बल्कि आम इंसान पर पड़ता है। देश की अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है। पर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दिखा दिया कि हम में वार करने की भी शक्ति है और युद्ध रोकने की भी। भारत का विश्वास हमेशा युद्ध रोकने में रहा है, न कि उसे बढ़ावा देने में। भारत की विदेश नीति भी शांति और संवाद पर आधारित रही है। भारत जानता है कि युद्ध अंतिम विकल्प होता है। मसले बातचीत, कूटनीति और समझौते से हल किए जाएं तो बेहतर। युद्ध तभी किया जाता है जब कोई और विकल्प न बचे। अब तक के सभी युद्ध इस बात का सबूत हैं कि भारत ने कभी किसी देश पर पहले आक्रमण नहीं किया। भारत हमेशा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी शांति का समर्थन करता है। भारतीय सेना ने अब तक 50 से अधिक संयुक्त राष्ट्र पीस कीपिंग मिशन में भाग लिया और संयुक्त राष्ट्र में सैन्य बल के हिसाब से सबसे अधिक योगदान देने वाले देशों में टॉप 3 में शामिल है। भारत की सेना पर देश और दुनिया दोनों को भरोसा है।